नमस्कार मित्रों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फेसबुक लाइव आया हूं और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर मैं आप सबों के बीच में विचार विमर्श करना चाहता हूं। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस फेसबुक लाइव में, वो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सभी का प्रतिक्रिया का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि समय है 1 बजे का समय मेरा दिया हुआ है और अभी 1 बजने में कुछ समय बाकी है, कुछ मिनट बाकी है। तो 1 बजने से ही मैं स्टार्ट करूंगा। आइए कुछ विचार विमर्श हो जाए। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि आज बहुत बड़ी समस्याएं हमारे देश में चल रही है। कोविड-19 का, कोरोना ऐसी महामारी समूचे देश में फैला जा रहा है, जिसको रोकना अभी वर्तमान समय में असंभव है किसी भी सरकार के लिए। इसके लिए इसके बचाव का एकमात्र ही उपाय हमारा यही है कि घर में रहें, हम सुरक्षित रहें तथा मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम कोविड-19 से, कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, आप तमाम मित्रों को भी याद होगा, जब कोरोना का भय बहुत कम था। वैसे समय में प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थी और हम लोग ज्यादा सतर्क थे। परंतु आज कोरोना का भय ज्यादा है, दिनों दिन रफ्तार बढ़ी जा रही है तेजी से, तीव्र गति से, और भय उतना ही कम हो गया है। तो भाइयों बहनों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बचें, क्योंकि अब हमारे पास, हमारा जमुई जिला में देखा गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये पता नहीं चल रहा है, जिससे चिंता की लकीरें सारे लोगों में बढ़ रही है। और जैसे जैसे हम लोग यदि केयरलेस होते हैं तो दिनों दिन इस महामारी को रोकने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अतः आप तमाम मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अधिक से अधिक नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, यथासंभव घर में ही रहें, ज्यादा आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। जो ही जिसके कारण ही हम बच सकते हैं। ये बिंदु कश्यप सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा है, ये सभी के लिए कह रहा है कि आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो पूरा देश सुरक्षित है। यदि देश की सुरक्षा देखना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और नियमों पर चलें। आज देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि यहाँ तक कि डॉक्टर्स जो कोरोना योद्धा के रूप में है, प्रशासन विभाग के जो कोरोना योद्धा के रूप में है, उसको भी कोरोना नहीं छोड़ा। तो हम और आप क्या हैं? और मैं नमन करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं वैसे डॉक्टरों को, वैसे कोरोना योद्धा को, वैसे वीर प्रशासनिक अधिकारियों को जो कि
कोरोना में हम लोग के रक्षा के लिए खुद ही कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। मैं नमन करता हूं, साथ में प्रेस मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो कवरेज कोरोना काल में भी करते गए। सफाई कर्मी जो कि आज जिनका बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका है, मैं उनको नमन करता हूं, जिन्होंने सफाई करके, सफाई के माध्यम से लोगों को कोरोना से मुक्त करने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ ज्वलंत मुद्दों पर विचार करता हूं। आज हो सके कुछ लोगों को बुरा लगे, खराब भी लग सकता है, क्योंकि मेरा एक नेचर है, मेरा एक सिद्धांत है कि जो भी मैं कहता हूं स्पष्ट करता हूं, क्लियर करता हूं, साफ सुथरा कहता हूं। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, हो सकता है कि मेरे स्टेटमेंट के बाद झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन मैं आज वो आईना दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं किसी पर टीका टिप्पणी करने नहीं जा रहा हूं। मैं आईना दिखाना चाहता हूं समाज को कि आज वर्तमान समय में क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है। जहां तक दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आज हमारे बिहार में खासकर जमुई जिला में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें कहा जा सकता है कि लोग कहते हैं कि डबल इंजन सरकार में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। आज वर्षों से मांग किया जा रहा है कि झाझा को अनुमंडल बनाया जाए। झाझा को अनुमंडल बनाने का मुद्दा को बार बार उठाया जाता है। मैं बार बार देख रहा हूं, बार बार मैं अपने माध्यम से भी प्रयास किया हूं कि मुद्दा को उठाया जाए, लोगों के बीच में ये हमारा झाझा अनुमंडल बन जाएगा तो रोजगार लोगों का बढ़ जाएगा। उसके बाद एक डिमांड और था कि सिमुलतला को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, परंतु आज सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अनुमंडल का दर्जा को लेकर बहुत सारे सोशल साइट पर चला भी, सोशल साइट पर लोग कि भाई मैं ये अनुमंडल के दर्जा के लिए मैं ये कदम उठा रहा हूं, परंतु कहीं ना कहीं जाकर वो धूमिल हो गया है। सिमुलतला का प्रखंड का दर्जा, वास्तव में प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं सिमुलतला जो है काफी दूर है, जंगली इलाकों, सुदूर इलाकों में है, बीच में जंगल पड़ता है, वहां पर आवागमन का साधन नहीं है। सिमुलतला में उसका पॉपुलेशन है, आबादी है। यदि सिमुलतला अगर आज के डेट में प्रखंड बन जाता तो वास्तव में समस्याओं से, काफी समस्याओं से निजात मिल सकता था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सिर्फ ये मुद्दा बनाया जाता है, सिर्फ ये मुद्दा आता है। इससे पूर्व भी देखा जाए कि हमारे गठबंधन में देखेंगे आप, जदयू भी है, लोजपा भी है, बीजेपी भी है, और तीनों के नेता भी हमारे जमुई जिला में हैं। मैं पहले ही बता दिया, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बट उसके बावजूद भी आखिर ये मुद्दा कहां गया, क्यों इसको दबा दिया गया। लोग काफी दिनों से कवायद कर रहे हैं कि झाझा को अनुमंडल बनाया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। मैं तमाम नेताओं से गुजारिश करना चाहता हूं, जो हमारे विधायक हो गए, सांसद हो गए, पूर्व मंत्री हो गए, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और ताकि अनुमंडल की घोषणा की जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जब अनुमंडल बनेगा तो हमारे क्षेत्र में, झाझा प्रखंड में लोगों का आवागमन होगा।
आगमन होगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। ये मेरा एक गुजारिश है। उसके बाद मैं देखता हूं कि झाझा मेमू शेड में लगभग 5-6 वर्ष पहले एक ट्रेनिंग दी गई थी, जिसका भी मामला और संज्ञान में मेरे आया है, और एक आश्वासन मिला था लोगों के अंदर, एक आशा प्रज्वलित हुई, एक दीपक प्रज्वलित हुई थी कि अब हम लोग ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो शायद हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज ट्रेनिंग किए हुए 5-6 साल हो जाने के बाद 300 लड़के, 300 बच्चे ने ट्रेनिंग लिया, उसके लिए रोजगार किसी तरह की व्यवस्था नहीं हुई। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबको रोजगार मिलेगा स्किल इंडिया के तहत। स्किल इंडिया, आप ट्रेंड हो जाओगे तो आपको रोजगार मिलेगा। कहां गया रोजगार? वो आज भटक रहे हैं लोग। इस संदर्भ में मेरे संज्ञान में जहां तक है कि माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी को भी यह पत्र लिखा गया। उन्होंने 300 बच्चों ने पत्र लिखा है कि मेरे लिए कुछ उपाय लगाया जाए, कुछ व्यवस्था की जाए। हम लोग ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन आज क्या किया जा रहा है? यहाँ पर झाझा में भी देख रहा हूँ, कुछ ठेका पर काम होता है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, लेकिन उन लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे प्रखंड के रहने वाले लोग, विधानसभा, हमारे लोकसभा के रहने वाले लोग आज कमाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, चेन्नई जाते हैं, परंतु जब हमारे घर में रोजगार है तो यहां पर रोजगार करने के लिए कहीं और से आते हैं लोग। बहुत अफसोस लगता है मुझे ये देखकर, मुझे सुन करके। आज इस कोरोना ऐसी महामारी में, कोरोना काल में आज हमारा देश का, हमारे क्षेत्र का मजदूर बाहर जाता है कमाने के लिए। क्यों जाता है बाहर कमाने के लिए? उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। स्किल इंडिया के तहत ये बहुत सारे दावे किए गए हैं कि सबको रोजगार मिलेगा। आप स्किल इंडिया में जाइए, प्रधानमंत्री कौशल विकास का ट्रेनिंग कीजिए, आपको रोजगार मिलेगा। कहां मिला ट्रेनिंग? कहां मिला रोजगार? आज भी वो लड़के पढ़ लिख करके ट्रेनिंग लेकर भटक रहे हैं, किसी का वाट जोड़ रहे हैं और दिल्ली हरियाणा को कमाने जा रहे हैं। और आज कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित अगर कोई हुआ है तो हमारा बिहार वासी, हमारे क्षेत्र का लोग ग्रसित हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार है, सत्ता है अपनी, सब कुछ है, कम से कम रोजगार पर ध्यान दिया जाए। पंचायती राज व्यवस्था में मैं जाता हूं तो वहां भी देख रहा हूं कि जितना भी मैक्सिमम काम, अधिकांशतः मजदूरों का नाम रहता है, जॉब कार्ड रहता है, जॉब कार्ड रहने के बावजूद भी उनको मजदूरी नहीं मिलती, न्यूनतम मजदूरी। सरकार उस पर निर्धारण करे, एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करे। जेसीबी से काम हो जाता है लेकिन निर्धारण नहीं हो पाता है। आज घर में ही हमारे काम मिले, घर में ही रोजगार मिलेगा, क्यों अपने घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे को छोड़कर लोग बाहर कमाने जाएंगे? हालांकि मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बयान कर रहा हूं। आज कोविड-19 को देखते हुए मेरे पास तीसरा मुद्दा आ रहा है। प्रत्येक दिन मैं प्रखंड आपूर्ति कार्यालय जाता हूं, वहां देख रहा हूं राशन कार्ड के लिए लोग भटक रहे हैं। राशन कार्ड नहीं मिला है, 90% लोगों का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। राशन कार्ड नहीं है, लोग भूख मरने के कगार पर हैं। रोजगार नहीं है, कहां जाएगा लोग? किसके पास जाएगा? भाई साहब, मैं आप लोग से ही जानना चाहता हूं, कहां जाएगा वो? जो गार्जियन, अभिभावक होता है उसी को लोग कहेगा ना। गार्जियन होगा, हमारा गार्जियन है, हमारा अभिभावक सब लोग हैं, लेकिन कहीं कोई ध्यान नहीं है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मैं पब्लिक के लिए इतना खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहा हूं। क्या वो सही व्यक्ति को मिल पाता है? नहीं मिल पा रहा है। आज राशन कार्ड के बिना लोग लाचार हो गए हैं, भूखे मरने के कगार पर है। सत्यता अगर जानना हो तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप क्षेत्र में जाकर घूम के देखिए कि वास्तविकता क्या है।
उसके बाद पिछले कुछ महीने पूर्व मैं एक मामला उठाया था केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय में ये कोविड-19 के द्वारा कोविड-19 के दरमियान बहुत सारे गार्जियन अभिभावक ने मुद्दा उठाया था कि बच्चे का फीस माफी हो जाए। जहां तक हमें भी मालूम है और तमाम जितने भी हैं हमारे यहाँ प्रतिनिधि, उनको भी पता है कि हमारा झाझा जमुई जिला अति पिछड़ा क्षेत्र वो है। आंदोलन किया गया, समस्याओं को पीएमओ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जमुई सांसद चिराग पासवान को पहुंचाया गया। सारे मामला को पहुंचाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और लगातार विद्यालय के गार्जियनों के पास लगातार विद्यालय से फोन आता गया कि फीस को अविलंब जमा करें, अन्यथा आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में गार्जियन क्या करे? अपने बच्चे का भविष्य के लिए गहना जेवर बंधक रख करके वो फीस को जमा किए। फिर 10-15 दिन बीत जाने के बाद फिर कॉल आता है कि अगले सेमेस्टर के लिए, अगले 3 महीना के लिए आप फीस जमा करें। सर, मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अगर कोई प्रतिनिधि अगर मैं मुझसे लाइव से जुड़े हुए हैं तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, उनसे मेरा निवेदन है कि आज सर बताया जाए इस चीज को कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस क्षेत्र से वाकिफ हैं, इस क्षेत्र में रोजगार नहीं है, लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, बाहर में भी रोजगार से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, लोग यहाँ भूखे मरने के कगार पर हैं, पेट काट कर के अपने बच्चे का भविष्य विद्यालय में। लेकिन क्या इस कोरोना काल में क्या फीस लेना उचित है? यदि कोई प्राइवेट विद्यालय कोरोना काल में फीस को ले रहे हैं तो एक मजबूरी समझा जा सकता था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र के द्वारा संचालित है, क्या उन्हें ये नहीं पता है? उन्हें ये नहीं मालूम है कि कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है हमारे यहां? उसके बावजूद भी फीस का डिमांड किया जा रहा है। फीस माफी के लिए माननीय सांसद चिराग पासवान जी को पत्र लिखा गया और चिराग पासवान जी ने सिर्फ पत्र दे करके संतुष्ट करा दिया और आज तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो तो पुराना अर्थ है, उनका नेचर है। चलिए, उसके बाद मैं जानना चाहता हूं, मैं लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि आज मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं बदहाल अवस्था में है, सड़कें बदहाल है, नल जल योजना वो बदहाल है, आंसू रो रहा है, आंसू से रो रहा है वो। बलियो नदी का पुल, जिसके लिए मैंने बार बार पत्र लिखा, उस पत्र में आश्वासन भी मिला मुझे कि बलियो नदी का कार्य अविलंब प्रारंभ हो जाएगा माननीय सांसद चिराग पासवान जी के द्वारा। और उन्होंने पत्र लिखा नंदकिशोर यादव जी, केंद्रीय पथ निर्माण विभाग को, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक एक ईंट का जुगाड़ नहीं हुआ। आज भी लोग देखा जाए, मैं निवेदन करता हूं, देखा जाए उस क्षेत्र में कि किस तरह से लोग कमर भर पानी में डूब कर आते हैं। आज कोई पेशेंट यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए तो रास्ते में वो झाझा आता तो दम तोड़ देगा। उसके बाद मैंने देखा एक स्वास्थ्य उपकेंद्र था कि चलो भाई अभी पुल निर्माण होने में टाइम लगेगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्रारंभ कर दिया जाए, परंतु स्वास्थ्य उपकेंद्र भी प्रारंभ नहीं हुआ। मुझे एक पत्र मिला स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, माननीय मंगल पांडे जी, बिहार सरकार तो स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, और उन्होंने पत्र लिखा कि इसकी जांच की जाएगी और उसकी जांच करने के बाद फिर वो स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। सिविल सर्जन जमुई को लिखा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ।
बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, होनहार व्यक्ति है, खिलाड़ी हैं, जिनके लिए किसी तरह की कुछ सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है। आज उनका प्रतिभा धूमिल होता जा रहा है। मैं नाम लेना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय कराटा खिलाड़ी जाबिर अंसारी का, जो कि लड़का एक गरीब घर से पैदा हुआ, तुम्बा पहाड़ क्षेत्र के रहने वाला लड़का है वो, और उस क्षेत्र का रहने वाला होने के बावजूद भी, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खेलने के बावजूद भी उन्हें किसी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं दे दिया गया। क्यों? कम से कम सोचना चाहिए, प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि आज वो लड़का अगर खेलेगा तो अपने देश के लिए खेलेगा, अपने क्षेत्र के लिए खेलेगा, अपना क्षेत्र का नाम रोशन होगा, अपना देश का नाम रोशन होगा, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसके बाद मैं निरंतर देखता गया कि शिक्षक भूख हड़ताल पर है, मरणासन अवस्था में है, सेवा शर्त का डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बस क्या किया जा रहा है, शिक्षकों के बीच में एक लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि तुम्हारा 5,000 से 6,000 इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। क्या आज वो शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं है? आज वो शिक्षक सारे काम करते हैं, फिर दो नियत क्यों कर रही है सरकार? सरकार को दो नियत नहीं करना चाहिए। जब वो एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही विद्यालय में बैठ करके एक ही तरह के काम कर रहे हैं, फिर उनके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? विशेष कुछ तो नहीं मांग रहे हैं वो, सेवा शर्त निर्धारण, सेवा शर्त मांग रहे हैं, क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोविड के पहले, कोरोना से महामारी से पहले सभी हड़ताल पे थे, शिक्षक लोग हड़ताल पर थे। उनको सरकार ने आश्वासन दिया कि कोविड जब समाप्त हो जाएगा, कोविड की अवस्था कम हो जाएगी तो मैं आपकी बातों को सुनूंगा। आज तक कोई भी, जहां तक मेरी बात हुई है, मैं बात किया हूं, आज तक किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला गया फिर दोबारा सरकार के द्वारा। ये दोहन और शोषण सब बंद किया जाए। कम से कम मजदूर गरीब के आवाज को सुने। आज हमारे पास, हमारे जमुई जिला में बहुत सारे जमीन पड़ा हुआ है, बहुत जमीन पड़ा हुआ है, जो गैर मजरूआ है, सरकारी जमीन है, गैर मजरूआ जो जमीन है वहां पर फैक्ट्री बनाया जाए, ताकि मजदूर जो आज जो बिहारी के नाम पर लोग गाली देते हैं उसके ना बंद करें, लोग एक सम्मान मिल सके, अपने घर में अपने पत्नी बच्चे के साथ लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ये मेरा निवेदन है। और मैं तमाम प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, यदि मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं बेबाक इंसान हूं, मैं जो भी बोलता हूं खुल के बोलता हूं, और इस पर अमल किया जाना चाहिए। इतना ही करके मैं अपना वक्त समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप लोग से बहुत जल्द एक मुद्दे को लेकर के विशेष। तब तक के लिए आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका घर का बेटा बिंदु कुमार कश्यप का सादर नमस्कार, नमन। जी धन्यवाद।